केदारनाथ देवभूमि उत्तराखंड की एक ऐसी जगह जहां जाने का सपना हर हिंदू का होता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के गढ़वाल हिमालयस में स्थित केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित सबसे धार्मिक स्थलों में से एक है। अगर आप केदारनाथ के इस भव्य मंदिर की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको एक पूरा टूर प्लान एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे केदारनाथ आ सकते हैं, यहाँ आकर आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी और आपका ओवरऑल खर्चा कितना होगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं केदारनाथ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, जिसके बाद आपको इस यात्रा से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले केदारनाथ की हिस्ट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। केदारनाथ का मंदिर महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनाया गया था, जिसे आगे चल के 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य जी ने रेनोवेट किया था। केदारनाथ का ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग है और ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के डिवाइन रेजिडेंस कैलाश पर्वत के सबसे नजदीक है। केदारनाथ पंच केदार मंदिरों का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है और पंच केदार के बाकी मंदिर जैसे कि तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर भी गढ़वाल माउंटेन रेंज में ही सिचुएटेड है। केदारनाथ की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ जैसा तीर्थ पूरी दुनिया में कोई नहीं है। केदारनाथ का मंदिर विंटर्स के टाइम पे हैवी स्नोफॉल की वजह से साल में सिर्फ 6 महीने खुला रहता है और आप मई से नवंबर तक ही यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। केदारनाथ विजिट करने का बेस्ट टाइम मई, जून, सितंबर और अक्टूबर का होता है क्योंकि इस टाइम पे यहाँ वेदर काफी प्लेजेंट रहता है। जुलाई अगस्त पीक मानसून टाइम होने की वजह से यहाँ लैंडस्लाइड का रिस्क रहता है, लेकिन इस टाइम पे केदारनाथ वैली की लश ग्रीनरी और हिमालयन व्यूज का जो नजारा आपको देखने को मिलता है उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें कि आप केदारनाथ पहुंचेंगे कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। अगर आप फ्लाइट से यहाँ आ रहे हैं तो आप देहरादून तक की फ्लाइट ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप देहरादून या हरिद्वार तक की ट्रेन ले सकते हैं और अगर आपकी ट्रेन ऋषिकेश तक आती है तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है। हमारी आगे की जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी और डे 1 पे आपको ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की बस लेनी होगी। वैसे ये बस आपको देहरादून या हरिद्वार से भी मिल जाएगी, लेकिन ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की जर्नी इनमें से सबसे छोटी है, इसलिए मैं ऋषिकेश को स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम करके चल रहा हूँ। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की जर्नी को कवर करने में आपको 9 से 10 घंटे लगेंगे और अल्टरनेटिवली आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की कैब या टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जिसका फेयर थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली या ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस जर्नी पे भी आपको बहुत ही बढ़िया व्यूज देखने को मिलते हैं और अगर आप कैब हायर करके या अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ आते हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप रास्ते में काफी सारी इंटरेस्टिंग जगहों पे रुक सकते हैं। सबसे पहला स्टॉप आप धारी देवी मंदिर पे ले सकते हैं, जो कि अलकनंदा नदी पे बना काली माता को समर्पित एक मंदिर है। काली माता को यहाँ धारी देवी के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि धारी देवी 4 धाम और पूरे उत्तराखंड की प्रोटेक्टर है और इसी वजह से इस मंदिर की काफी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आप रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को विटनेस कर सकते हैं। अगला स्टॉप आप गुप्त काशी में लेके यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव पार्वती माता से शादी के लिए राजी हुए थे। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप त्रियुगी नारायण में एक स्टॉप ले सकते हैं और ये वो जगह है जहाँ शिव जी और पार्वती माता की शादी हुई थी। त्रियुगी नारायण मंदिर में दर्शन करने के बाद आप फाइनली सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। डे 1 पे सोनप्रयाग पहुंच के आपको नाइट स्टे यहीं करना है और इसके लिए आपको यहाँ होटल्स, डॉर्मेट्रीज और टेंट्स इजीली मिल जाएंगे। इन सभी चीजों का एक्सपेंसेस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सोनप्रयाग से आगे कोई भी पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं है, तो अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से केदारनाथ आ रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग में ही अपनी कार पार्क करनी होगी, जहाँ पार्किंग के लिए काफी अच्छी फैसिलिटी है। रात को सोनप्रयाग में रेस्ट करके आपको डे 2 पे सुबह गौरीकुंड के लिए निकलना होगा। सोनप्रयाग से आपको शेड कैब मिल जाएगी जो कि 30 से 40 रुपए में आपको गौरीकुंड पहुंचा देगी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का मेन ट्रैक शुरू होता है जो कि 16 किलोमीटर लंबा है। 2013 में केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी उसके बाद इस ट्रैक को पूरी तरह रेनोवेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये ट्रैक डिस्टेंस 14 किलोमीटर से बढ़ के 16 किलोमीटर हो गया है। लेकिन अब ये नया रास्ता काफी ज्यादा सेफ और सिक्योर है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप गौरीकुंड से पैदल 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक करें। दूसरा ऑप्शन है कि आप पिट्ठू या पोनी राइड लेके केदारनाथ पहुंचें और अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो यहाँ हेलीकॉप्टर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ विजिट करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग से पहले फाटा में ही रुकना होगा, जहाँ से आपको केदारनाथ बेस कैंप तक का डायरेक्ट हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 50 मिनट में आपको बेस कैंप तक पहुंचा देगा। हालांकि मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप फिट हैं तो आपको पैदल ही ये ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि इस ट्रैक पे आपको पूरी केदारनाथ वैली के बहुत ही बढ़िया व्यूज देखने को मिलते हैं।
ऑन एवरेज इस 16 किलोमीटर लंबे ट्रैक को पूरा करने में आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे और पूरे रास्ते आपको काफी सारे रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे, तो खाने पीने की भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आइडियली आपको ये ट्रैक सुबह जल्दी शुरू करना चाहिए ताकि शाम को 4-5 बजे तक केदारनाथ पहुँच के आप यहाँ की संध्या आरती अटेंड कर सकें। केदारनाथ मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफी अट्रैक्टिव है और यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप रॉक पे भगवान शिव की सदाशिव रूप में पूजा होती है। शाम के टाइम पे केदारनाथ मंदिर में सिर्फ बाहर से ही दर्शन होते हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे आप अच्छे से मंदिर के अंदर जाके पूजा और दर्शन कर सकते हैं। रात के स्टे के लिए भी केदारनाथ में काफी ऑप्शंस है और आप मंदिर के पास वाले होटल्स या गेस्ट हाउस या केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले बेस कैंप के होटल्स, गेस्ट हाउस या टेंट्स में स्टे कर सकते हैं। डे 3 पे आप सुबह जल्दी उठ के केदारनाथ मंदिर की सुबह की आरती अटेंड कर सकते हैं। इस टाइम पे आप मंदिर के अंदर जाके पूरे मंदिर के दर्शन और पूजा कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के स्नो कैप्ड माउंटेन्स, फ्रेश एयर, यहाँ बहने वाली मंदाकिनी नदी और यहाँ की पॉजिटिव वाइब से आप अपनी सारी थकान 1 सेकंड में ही भूल जाएंगे। केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप मंदिर के जस्ट पीछे आदि शंकराचार्य जी की समाधि में भी विजिट कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य एक बहुत बड़े वैदिक स्कॉलर थे जिन्होंने अद्वैत विचार का काफी प्रचार किया था और केदारनाथ का ये मंदिर भी उन्होंने ही रेनोवेट कराया था। इसके बाद आप यहाँ के भैरवनाथ मंदिर में भी विजिट कर सकते हैं। भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 600 मीटर दूर है और ये मंदिर भगवान शिव के डिस्ट्रक्टिव अवतार भैरव बाबा को समर्पित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी होगी और यहाँ से आपको हिमालयाज और केदारनाथ वैली का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वासुकी ताल तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, जो कि 14,200 फीट के ऑल्टीट्यूड पे स्थित एक बहुत ही सुंदर लेक है। वासुकी ताल केदारनाथ मंदिर से 7 किलोमीटर पे लोकेटेड है और ये ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए आपको ये ट्रैक किसी गाइड के साथ ही करना चाहिए। इस पूरे रास्ते में आपको बहुत ही बढ़िया नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको एक बहुत ही रेयर हिमालयन फ्लावर ब्रह्म कमल भी देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही सीक्रेट फ्लावर है जिसे किंग ऑफ हिमालयन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट करके वापस केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे, इसलिए डे 3 पे भी आपको अपना दिन सुबह जल्दी शुरू करना चाहिए। वासुकी ताल के क्रिस्टल क्लियर वाटर और गढ़वाल माउंटेन्स के व्यूज को एंजॉय करने के बाद आप वापस केदारनाथ आकर शाम के टाइम पे मंदिर में दर्शन करके अपने सेम होटल या गेस्ट हाउस में स्टे कर सकते हैं। डे 4 पे फाइनली आपकी केदारनाथ की यात्रा पूरी होती है और इस पूरी वैली को अच्छे से निहारने के बाद आप केदारनाथ से वापस गौरीकुंड तक का डिसेंडिंग ट्रैक शुरू कर सकते हैं। केदारनाथ से गौरीकुंड तक के ट्रैक के लिए आपको ऑन एवरेज 5 से 6 घंटे लगेंगे और इस रास्ते के लिए भी आपको पिट्ठू, पोनी और हेलीकॉप्टर तीनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। इस रास्ते पे एक बार फिर से आप इस एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल वैली को एंजॉय कर सकते हैं और गौरीकुंड पहुंच के आप यहाँ से शेयर्ड कैब करके सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंच के आप यहाँ होटल या गेस्ट हाउस लेके रेस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे मंदाकिनी और वासुकी गंगा नदी के संगम को भी विटनेस कर सकते हैं। रात का स्टे सोनप्रयाग में करके डे 5 पे आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून के लिए निकल सकते हैं, जिसके लिए आपको बसेस और टैक्सी दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से सोनप्रयाग आए थे तो यहाँ के पार्किंग लॉट से आप अपना व्हीकल लेके आगे की जर्नी कर सकते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार या देहरादून पहुंच के आप यहाँ से अपने होम टाउन के लिए निकल सकते हैं और कुछ इस तरह आप अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान कर सकते हैं। अभी के टाइम पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने केदारनाथ मंदिर में एक दिन में सिर्फ 13,000 लोगों को आने की ही परमिशन दे रखी है और इसके लिए भी आपको पहले से यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन आप उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट या सोनप्रयाग में ऑफलाइन तरीके से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करवा के अपनी जर्नी प्लान करें। इस ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप अपनी फैमिली या ग्रुप के साथ यहाँ आ रहे हैं तो आपके ग्रुप में से सिर्फ एक जना पूरे ग्रुप के लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि समर्स के टाइम पे भी केदारनाथ में दिन का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री और रात का टेम्परेचर 0 से 3 डिग्री तक चला जाता है, इसलिए आप यहाँ अपने विंटर क्लोथ्स लेकर ही आएं। तो अब बात कर लेते हैं इस पूरी यात्रा के बजट के बारे में। तो डे 1 पे आपको ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक की बस 500 से 700 रुपए में मिल जाएगी और अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 6 से 7 हजार तक लगेगी। सोनप्रयाग में स्टे के ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ होटल का रेंट 1000 से 1200 रुपए तक का मिलेगा और अगर आप डॉर्मेटरीज में रुकते हैं तो उसका रेंट आपको 300 से 400 रुपए तक मिलेगा।
अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से सोनप्रयाग आते हैं तो यहाँ के पार्किंग लॉट में आपको 50 रुपए पर डे के हिसाब से पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी। मील्स की बात करें तो सोनप्रयाग में काफी सारे रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल हैं जहाँ से आपको 100 से 150 रुपए में काफी अच्छा खाना मिल जाएगा। डे 2 पे सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की शेयर्ड कैब का फेयर आपको 30 से 40 रुपए लगेगा और गौरीकुंड से केदारनाथ तक की पोनी राइड का फेयर आपको 2300 रुपए लगेगा और यही राइड अगर आप सोनप्रयाग से लेते हैं तो आपको 2500 रुपए लगेंगे। पिट्ठू राइड के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ तक के लिए आपको डिपेंडिंग ऑन योर वेट 4500 से 6500 रुपए लगेंगे और फाटा से केदारनाथ तक की हेलीकॉप्टर राइड के लिए आपको वन वे के 2400 और राउंड ट्रिप के 4800 रुपए लगेंगे। हालांकि अगर आप पैदल ट्रैक करते हैं तो इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। केदारनाथ बेस कैंप में गढ़वाल मंडल विकास निगम के काफी सारे स्टे ऑप्शंस हैं जहां आपको टेंट का अकोमोडेशन 300 से 400 रुपए पर डे में मिल जाएगा, हट का ऑप्शन 700 से 800 रुपए में मिल जाएगा और हट हाउस का ऑप्शन 1000 से 1100 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों ये सारे स्टे ऑप्शन शेयरिंग बेसिस पे होते हैं, यानी कि एक टेंट या हॉल में काफी सारे बेड्स लगे होंगे। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल गेस्ट हाउस बुक करना चाहते हैं तो केदारनाथ मंदिर के जस्ट पास गेस्ट हाउस के भी ऑप्शन है जहां आपको 1500 से 2500 रुपए में गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। फूड के चार्जेस यहाँ थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और यहाँ पर मील आपको 200 रुपए में मिल जाएगी। केदारनाथ मंदिर में प्रसाद के भी 3 ऑप्शन होते हैं और आप 100, 200 और 300 रुपए के अलग अलग प्रसाद के पैकेट्स ले सकते हैं। डे 3 पे भी आपका अकोमोडेशन का खर्चा सेम ही होगा और साइट सीइंग का यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। डे 4 पे केदारनाथ से गौरीकुंड तक वापस आने का पोनी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर का खर्चा ऑलमोस्ट सेम ही होगा और सोनप्रयाग पहुंच के भी आपका 1000 से 1200 रुपए में होटल्स और 300 से 400 रुपए में डॉर्मेटरीज के ऑप्शंस मिल जाएंगे। पूरे रास्ते आपको खाने के लिए भी काफी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहां पे आपको पर मील का खर्चा 100 से 150 रुपए तक होगा। डे 5 पे वापस सोनप्रयाग से ऋषिकेश तक की बस आपको सेम 500 से 700 रुपए में मिल जाएगी और वहां से आप अपने होम टाउन के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों मई और जून केदारनाथ में पीक सीजन होता है और अगर इस टाइम पे आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ भीड़ भी काफी मिलेगी और हर चीज के रेट्स भी आपको यहाँ ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मई जून के अलावा किसी और टाइम पे यहाँ विजिट करने आए। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप अपनी केदारनाथ यात्रा का ओवरऑल खर्चा कैलकुलेट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन से लेकर हेलीकॉप्टर, पोनी और GMVN के होटल्स की बुकिंग तक के सभी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन सब के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट टाइम हर हर महादेव।